राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं। जो लोग एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा कराते हैं वो भी साथ लड़ जाते हैं। मेरा प्रयास ये है कि एक मजबूत विपक्ष बनता जो बीजेपी को रोकता, जिसमें सबकी भागीदारी होती है। आप बता दो उनके पास अभी कोई दलित समाज के कोई पार्टी और लीडरशिप है क्या? मेरे आज के बाद शायद वो किसी को इकट्ठा करने लग जाए। दलित समाज की बात करते हैं, क्या वो इसके साथ आएंगे? जो कुछ होगा, आज 2 दिन का समय आपसे लिया है, उसके बाद अपनी बात आपसे रखेंगे, लेकिन कभी भी दलित समाज के सम्मान से खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, ना उनके सम्मान से जो है ना खिलवाड़ करने दूंगा किसी को। मैंने विश्वास किया कि हम इस बीजेपी को रोकने के लिए सक्षम हैं और हम जो बिखरा विपक्ष उसको इकट्ठा करेंगे, एक मजबूत लड़ाई लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद। हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर, तो ये थे चंद्रशेखर आजाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वहीं अब तक अटकलें लगाई जा रही थी कि अखिलेश यादव की पार्टी के साथ वो मिलकर सामने आएंगे, लेकिन साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए नजर आए कि अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है। आगे और कुछ उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। क्योंकि आप जिसके साथ गठबंधन में जा रहे हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद वो तानाशाही हो जाता है, और पिछला कुछ इस तरह का कार्यकाल भी एक लंबा समय का रहा है। तो जो मुद्दे थे, जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला, सामाजिक न्याय का मामला, बैकलॉग का मामला, सब पे बात हुई। मुस्लिम साथियों को भी उन्होंने 18-19% आरक्षण देने की बात की थी। सब चीजें बात होने के बावजूद मैं समझता हूं कि सब चीजें, क्योंकि घोषणा करना और उन पे खड़े रहना, मुझे जवाब देना है समाज को। 2 अप्रैल के मुकदमे सरकार ने लगाए, इस सरकार को रोकने का हमने तमाम तरह से प्रयास किया, और इसलिए से 2 दिन से मैं यहाँ हूं। 1 महीना 10 दिन से हमारी बातचीत चली और अंत तक पहुंची, क्योंकि पिछले 9 साल से लगातार हम बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम अपने लोगों के अंदर रीढ़ की हड्डी पैदा कर पाए। उनका विश्वास टूट गया था कि भाई वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब हमारे आंदोलन की विचारधारा बदली, जो पिछला आंदोलन था, तो तकलीफ हुई। अच्छा, इस विषय में ये भी याद दिला दूं कि आज बहन जी का जन्मदिन है, तो माननीय बहन जी को भी जो है जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, और उनके लंबी उम्र की मैं कामना करता हूं तथागत बुद्ध से। भरपूर प्रयास किए गए, क्योंकि हमारे लोगों का एक भरोसा है। पिछली बार जो अखिलेश जी की सरकार में हुआ, उनको ये डर है कि अगर हमारा लीडर वहां नहीं होगा तो कल जो सरकार बन जाएगी हमारे लोगों के वोट से, तो मुझे नहीं लगता कि उन पे सारे मुद्दों पे बात हो पाए, क्योंकि जो उनकी पार्टी से शेड्यूल कास्ट के लीडर जीत के जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, वो बेचारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति खिलाफ नहीं हो सकते। पूरी जिम्मेदारी से 2 दिन यहाँ रहने के बाद, सारी पार्टी कार्यकर्ता बात करने के बाद, सारी चीजों को छोड़ के हमने तय किया कि बीजेपी को रोकना है, किसी भी कीमत पर रोकना है। हम लोग बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे, क्योंकि मैं निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा, 100 से ज्यादा मुकदमे। आज भी आप देख लो कि प्रेस को नहीं करने दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद प्रेस करते हैं, प्रधानमंत्री मास्क उतार के घूमते हैं सारे में। तो बीजेपी ने जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के, इन सबको रोकने के लिए हमने एक कदम बढ़ाया। सकारात्मक रही सब चीजें, लेकिन अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। और 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया। ये दुखद है। अपमानित किया आपको? ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। किसने सर? अखिलेश यादव ने। मुझे ये भरोसा था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं समझता कि यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूँ कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूँ। उनका जवाब अभी तक नहीं है। मैंने कल ट्वीट भी किया था, आप सब लोगों ने अपने मीडिया के माध्यम से चलाया, तो मैंने कहा था कि आप अगवा हैं, आपकी जिम्मेदारी है। दलित समाज, पसमानदा समाज, हाथ का दस्तकार समाज, पीड़ित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा वर्ग के सारे नेता आपके साथ इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अखिलेश जी सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझ पाए। मैं यही कह रहा हूं ना कि 1 महीना 10 दिन से उन्होंने हमसे बात की, तय करके रखा और हमसे कहा कि आप परेशान मत हो,
मैंने उनसे कहा कि आप बड़े भाई हैं, क्योंकि उनको चिंता हो या ना हो, वंचित वर्ग के लोगों की हमें चिंता है। मैं प्रमाणित भी करता हूं कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक दलित की हत्या पे, रेप पे, कितने बड़े बड़े मामले में नहीं गए उनके घर। फिर भी हमने सारी चीजों को दरकिनार करके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर उनके घर गए, 3-3 बार उनसे मुलाकात की, उनसे अपील की कि इसको बना लेते हैं। लेकिन वो शायद किसी मन से तय करके बैठे कि हमें दलितों की लीडरशिप नहीं खड़ी होने देनी। तो एक ही मकसद था, लेकिन लीडरशिप को लेकर कहीं ना कहीं बात नहीं बन पाई और काफी नाराज चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव से नजर आ रहे हैं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आपको दिखाई और जो जो बातें चंद्रशेखर आजाद की तरफ से कही गई वो सभी सुनिए। अब आगे देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का रुख क्या सामने आता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना की। तो मुल्क में कोरोना के नए मामलों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,78,833 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी अरसे में 1,22,684 अफराद शिफायाब हुए हैं। आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 402 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि 14,17,820 एक्टिव मामले अभी भी हैं। मुल्क में कोरोना से अब तक 4,85,752 अफराद की मौत हो चुकी है। वहीं इसके अलावा बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आज वीकेंड कर्फ्यू का आगाज हुआ है। बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है जम्मू कश्मीर में। इसी हवाले से गाइडलाइंस जारी की गई हैं। बुनियादी जरूरतों के लिए छूट दी गई है। इसी मामले पर सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे नुमाइंदे शब्बीर इस वक्त हमारे साथ। शब्बीर, आज वीकेंड कर्फ्यू का आगाज जम्मू कश्मीर में हो गया है, तो कोरोना के हवाले से किस तरीके की सिचुएशन इस वक्त देखी जा रही है? कितना इजाफा इस वक्त कोरोना के मामलों में देखा जा रहा है? देखिए सब, जहां तक कोरोना का ताल्लुक है तो पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 600% का इजाफा हुआ है। पिछले बार 5 गुना इजाफा हुआ है। अगर हम कल के केसों को जोड़ के तो फिर ये 600% इंक्रीज है। बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। जहां पहले केसेस तीन हिस्सों में आ रहे थे, अब वो 4 हिस्सों में, कल तो 2,400 पार कर गए जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है। और कश्मीर में खास तौर पे श्रीनगर एक बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। तो हमने पिछले हफ्ते ही कहा था कि हम तीसरी लहर में आ चुके हैं, पहले से ही ये तय है। अब जो रहनुमा खतूत की आपने बात की, आज सुबह ही इसका ऐलान किया। आज इस पे तो अमल नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ अहम चीजें ये हैं कि कुछ क्लैरिटी नहीं है लोगों के पास अभी कि ये जो गैर जरूरी या आप सर्विसेज को रिस्ट्रिक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो गैर जरूरी में किस किस चीज को रखना है वो तय नहीं है। ट्रांसपोर्ट चलेगा, दुकानें अगर बंद रहेंगी तो किस तरह रहेंगी, कोई आड इवन उसकी एक भी तरतीब निकाली नहीं है, क्योंकि आज सुबह ही ये आया है। तो जाहिर सी बात है आज पहले दिन इस पे अमल नहीं हुआ। लेकिन जो तालीमी इदारों के मामले में है, जैसे यहाँ आज स्कूल तो बंद है लेकिन कोचिंग सेंटर्स हैं, बाकी मुख्तलिफ तरह के जो मसाबकती इम्तिहान है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उनके लिए जो तैयारियां हो रही थी उन पे सीधे मुहर लग गई है कि वो अब ऑफलाइन के लिए नहीं खुलेंगे, वो ऑनलाइन ही चलते रहेंगे। तो एक तरह की बच्चों में बहुत बड़ी मायूसी है, क्योंकि गांव देहात से बच्चे शहर आते हैं इसलिए श्रीनगर में कि यहाँ पे वो कोचिंग कर सके। पिछले 3 साल से 2019 से वो इसी तरह के मसाइब का शिकार हैं। स्कूल तो खुले नहीं, उसके बाद कोविड आया, उसके बाद भी स्कूल नहीं खुले और कोचिंग सेंटर्स भी इसी तरह की परेशानियों में है। बिल्कुल, तो आज पहला दिन है शब्बीर, जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे लोगों को इसकी मालूमात होती रहेगी तो लगता है कि इस पर अमल किया जाएगा। शब्बीर, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। सीधा रुख करेंगे मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी की सरकार ने मेरे जन्मदिन के मौके पर भी ऐसे लोगों के हित व कल्याण के लिए अनेकों जनहित की नई नई योजनाएं भी प्रारंभ की हैं, जिनसे इन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। लेकिन ये सब यहाँ जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा है। और फिर इन्होंने यहाँ बीएसपी के विरुद्ध
अंदर अंदर एक होकर वह किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करके हमारी पार्टी को सत्ता में आने से रोका है, जिससे अब प्रदेश की जनता काफी हद तक समझ चुकी है। जिससे हमें ये उम्मीद भी है कि यूपी में इस समय विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीएसपी को फिर से जनता यहाँ जरूर सत्ता में वापस लाएगी। और मैं भी उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस बार सत्ता में आने के बाद हमारी पार्टी अपने पूर्व के रहे शासनकाल की तरह ही फिर से यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर अपने सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। और इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैंने कुछ महीने पूर्व दिनांक 7 सितंबर को बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग के हुए सम्मेलन में इनकी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि को लेकर तथा इसके बाद 9 अक्टूबर सन 2021 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर भी लाखों की संख्या में लखनऊ में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने तथा यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, नौजवानों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों व अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के एवं छात्रों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों आदि के हित व कल्याण आदि के संबंध में जो कुछ भी जरूरी बातें कही हैं तो उन पर फिर हमारी पार्टी की सरकार बनने पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल किया जाएगा। वैसे भी आज देश की असली चिंता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी संविधान के हिसाब से चलकर देश की करोड़ों जनता को गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व तनावपूर्ण हिंसक वातावरण की दुर्दशा से निकालकर उन्हें कानून द्वारा, कानून के राज के माध्यम से सुख, शांति व स्थिरता पहुंचाने की है, जिसके अभाव में उनका जीवन काफी त्रस्त हो रहा है। और ये लोग तो ये सुन रहे थे आप बीएसपी सरबराह मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज मायावती की यौम पैदाइश भी है। वहीं अब बात करेंगे अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच जो अब इत्तेहाद ना होने को लेकर खबरें आ रही हैं। हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी, इसी मामले पर संकेत मिश्रा हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ गए हैं। संकेत मिश्रा, मकसद तो दोनों पार्टियों का एक ही नजर आ रहा है कि बीजेपी को रोकना है, लेकिन आखिरकार जो गठबंधन होना था उस पर किस बात को लेकर नाराजगी देखी जा रही है, जो आज चंद्रशेखर ने जो कुछ कहा? बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश पर भी निशाना साधा और वहीं सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार पर भी निशाना साधा है। यही नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अखिलेश यादव से वो मिलना चाह रहे थे जी। काफी समय से वो संपर्क में थे, 6 महीने से लगातार मिलने का, बातचीत का दौर चल रहा था, गठबंधन से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से उनको समय नहीं दिया गया और उनका अपमान किया गया। यही नहीं, उन्होंने सीधे कहा कि ये बहुजन समाज का अपमान किया गया है अखिलेश यादव के द्वारा। ऐसे में अखिलेश यादव दलित समाज के लोगों को नहीं चाहते हैं। ये आज चंद्रशेखर ने सीधे तौर पर अखिलेश समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव पर आरोप लगाया है। तो एक बात साफ है कि जो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि गठबंधन के आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, वो उस पर कहीं ना कहीं अब बात नहीं बन रही है। यही वो वजह है कि आज चंद्रशेखर रावण ने सीधे तौर पर सीधा आरोप अखिलेश यादव सपा मुखिया पर लगाया। वहीं उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को जन्मदिन की बधाई भी दी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो ऐसे में एक बात साफ है कि जो कयास, जो जिस तरह से पिछड़ा जो वोट बैंक अखिलेश यादव की कोशिश थी कि पिछड़े में के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने तोड़े और अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया था, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो
वहीं दारा सिंह चौहान ने भी इस्तीफा दे दिया, वो योगी सरकार के मंत्री थे, फॉरेस्ट मिनिस्टर थे। तो ऐसे में बात साफ है। संकेत क्या लगता है, क्योंकि आज कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो क्या वो इन इल्जामों को लेकर बातचीत करेंगे जो कि चंद्रशेखर आजाद ने उन पर लगाए हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि चुनाव का समय है और ऐसे में अखिलेश यादव इस पूरे मसले पर जरूर अपना पक्ष रखेंगे कि दलित वोट बैंक आजाद समाज पार्टी के साथ में है और कहीं ना कहीं जो दलितों के वो नेता माने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेंगे और उस पर वो अपना पक्ष रखेंगे और चीजें साफ करेंगे, स्पष्ट करेंगे कि आखिर क्या सोच है समाजवादी पार्टी के मुखिया की, जो आरोप चंद्रशेखर रावण ने लगाए हैं सपा मुखिया पर, उस पर वो अपना स्पष्टीकरण भी देंगे। बिल्कुल, तो अब यही इंतजार है कि अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उनका इस मामले को लेकर क्या रुख है, क्योंकि अब तक तो यही कहा जा रहा था कि इत्तेहाद होगा, बातचीत हो रही है। वहीं जिस तरीके की नाराजगी आजाद की तरफ से देखी गई वो भी काफी सवाल खड़े कर दिए है। संकेत, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। बिहार के नालंदा में 5 अफराद की मौत से सनसनी फैल गई है। इत्तलात के मुताबिक पहले 3 अफराद की मौत हुई, फिर बीमार अफराद में 2 ने दम तोड़ दिया। महलूकीन के लवाहिकीन का कहना है कि उनकी मौत शराब पीने से हुई है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। पापा खाना खा लीजिए, बोले हमको खाने का मन नहीं है, तो बोले माथा में दर्द है, हम तेल लगा दिए, सिर्फ पानी पिए, नमक और पानी, गर्म पानी। बोले पापा चाय पी लीजिए, तो बोले कुछ भी नहीं हमको। फिर बोले माथे में दर्द है। फिर आधा रात हम बोले 1 बजे कि मेरा पेट में जलन हो रहा है पूरा। अब बोले कमर में दर्द है, कुछ भी नहीं बोले हो। उसके बाद पापा के गाय देखने 10 पार कर गए जेते जेते। क्या चीज पिए थे? दारू पिए थे, खाना 3-4 दिन से नहीं खाए थे, थोड़ा बहुत रोटी या चावल खाते थे, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं, दारू पर रहते थे। क्या कहाँ पर पीते थे? कहाँ पर ना पीते थे, कहाँ जीवनी घर में पीते थे और जाने ताने भी पी के आते थे। हाँ, घर में भी शराब पीते थे, अब उतना ध्यान नहीं दिए, बाहर से भी पी के आए थे। तो इसी मामले पर मजीद तफसील के साथ हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार, बताइएगा क्या था पूरा मामला और अब तक इस की चपेट में कितने लोग आ चुके हैं? जी बता दो कि आज सोसराय थाना क्षेत्र के पहाड़ी छोटी पहाड़ी में आज सुबह 4 लोगों की एकाएक के बाद लगातार मौत हुई, जिसके बाद सनसनी फैल गई और देखते ही देखते पूरे इलाके में कोहरा मच गए। इधर घटना की सूचना मिलते ही पूरे पुलिस डीएमएसपी भी अभी घटनास्थल पर पहुंचे हुए पूरे मामले की जांच में जुटे हैं। फिलहाल यह भी बता दें कि 2 की हालत गंभीर बने हुए है, जिसे एक को पावापुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जबकि दूसरे को सदर साल बिहार में भर्ती कराया गया, लेकिन दोनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। जी अभिषेक, जो कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके घर वाले कह रहे हैं कि उनकी मौत शराब पीने से हुई है, वहीं पुलिस इस मामले में क्या कह रही है? फिलहाल पुलिस का कहना है कि ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा, जब इसे पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा गया है और उसको मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है कि आखिर मौत कैसे हुई है। लेकिन जो परिजन है वो कह रहे हैं कि शराब पीते थे और उसी के दौरान कल भी शराब का सेवन किए थे, उसी को लेकर मौत हुई है। जी बिल्कुल, तो ये बड़ा सवाल है क्योंकि बिहार में शराब पर पाबंदी है और ऐसे में शराब से मौत होना काफी तशवीशनाक हो जाता है और इस मामले को लेकर अब क्या रुख सामने आता है उस पर भी नजर बनी रहेगी। अभिषेक, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क भर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल को बालाए ताक रखते हुए कहीं सियासी जमातों के जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं तो कहीं मजहबी त्योहारों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के हवाले से मुनक्किद किए जाने वाले जल्लीकट्टू प्रोग्राम की। जी हाँ, तमिलनाडु हुकूमत ने जल्लीकट्टू प्रोग्राम में आवाम की भीड़ कम करने के लिए शायकीन की तादाद 150 तक महदूद कर दी थी, लेकिन कोविड कवायद को नजरअंदाज करते हुए लोग बड़ी तादाद में जमा हुए। वाज़ेह रहे कि तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के मौके पर जल्लीकट्टू प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है, जिसमें बैल को सांधने के मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जाता है।
कर्नाटक के रायचूर जिले में कोरोना केसेस में तेज रफ्तारी के साथ इजाफा हो रहा है। जिले में आज 172 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि रायचूर जिले में 12 जनवरी को 99 और 13 जनवरी को 122 मुस्बत मामले दर्ज किए गए थे। बढ़ते हुए केसेस को लेकर लोगों में काफी तशवीश देखी जा रही है। वहीं कोरोना की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ महकमा जात से ताल्लुक रखने वाले ऑफिसर्स को बहैसियत नोडल अफसर मुकर्रर किया गया है। इस तरह महकमा सेहत की जानिब से भी 6 नोडल अफसर्स को मुकर्रर किया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस से 6 प्रोग्राम ऑफिसर है, वो सब प्रोग्राम ऑफिसरों को मैं तालुका वाइज अपॉइंटमेंट करे एज ए नोडल ऑफिसर करके बोल के डीसी तरफ से भी डिफरेंट डिपार्टमेंट वाले को भी नोडल ऑफिसर करके ऑर्डर दे गए। वो सब लोग मिलके वहाँ कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं। हम सब की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे हम अपना रोल मॉडल हम अपना समझते हैं, उनसे मुतासिर होते हैं। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में इस हफ्ते हमारे साथ शामिल होंगी लौलन्या बुरगोहीन। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनर लवलीना बोरगोहेन असम की, भारत का परचम इन्होंने बॉक्सिंग के अरीना में लहराया है। कैसा लग रहा है आपको? सर आप भी छोटे से गांव से आती हैं जी, है ना? आपके गांव में पूरा सेलिब्रेशन था जब आप मेडल जीती थी, पर लेकिन जब आपने शुरुआत किया, प्रॉब्लम तो बचपन से ही शुरू हो गए थे क्योंकि हमारे घर में 3 लड़की थी। हाँ। तो लोग बहुत बोलते थे कि मतलब लड़की कुछ नहीं कर सकता है, और हमारा घर का फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब था। सुबह अगर हम लोगों को खाने के लिए मिलते थे तो रात को हम सोचना पड़ता था कि क्या होगा, कैसे होगा। आप अपनी गेम में, बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा आपका पावरफुल अटैक क्या रहता है? मैं हर तरह का गेम खेल सकती हूँ। मैं एक ओपोनेंट को देखती हूँ और स्ट्रेटेजी बनाती हूँ, और मैं किसी के साथ सेम गेम नहीं खेलती हूँ। कोई पर्स छीनने के लिए आता हाँ। है तो मान लीजिए राइट साइड से आपकी तरफ आया तो मैं ऐसे बढ़ा तो आप ये इस हाथ को हटा दिया। एक कहीं पे भी ये भी मार सकता है, हाँ। ये भी मार सकता है। चांस मिल जाता है कि एक हाथ अगर ब्लॉक कर दिया उसका पूरा बॉडी खुल जाता है। बॉडी खुल जाता है। हाँ। आप जरा तजम्मुल से पूछते हैं। तजम्मुल, सबसे पहली बात कि अगर कोई आपकी तरफ आ रहा है तो आप किक कहाँ करेंगे? सब पहले तो ये आप चेस्ट पे भी किक कर सकते हैं। हाँ। अगर आप वो बचाने की कोशिश करो तो थाई पे किक कर सकते हैं, फिर एब्स पे दे सकते हैं, और फिर अपने मुंह पे भी मार सकते हैं। फुल ऑन अटैक ही हो गया। अब एक बात बताइए, मैं तो 6 फुट से ऊपर हूँ, आप कितना किक कर सकते हैं? ये यहाँ पे रख लूं? आप तो चढ़ा सकते हैं, आप बस सिंपल। अरे बाप रे, तो सीधा यहाँ कान पे। या तो आप दिखा के ये चढ़ा सकते हैं। अरे बाप रे, फेस के ऊपर से तो इतना हाई आप किक कर सकती हैं? हाँ, तो ये यहाँ तक तो आराम से टच हो जाता होगा। हाइट से ऊपर। अरे बाप रे, अरे वाह, सुपर।